नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम जीडीपी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जीडीपी में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 अगस्त 2021 को 2021-22 के बजट प्रस्तुत करते समय एक योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम है नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, अर्थात राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना। इस मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा आधारिक संरचना परियोजनाओं के संचालन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। यह प्रक्रिया निजीकरण व विनिवेश से भिन्न है। इसमें मालिकाना हक सरकार का ही है तथा केवल संचालन के लिए ही निश्चित अवधि के लिए इसे निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है। वित्त मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगी, साथ ही राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण में भी सहायक होगी। इससे ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां भी लाभान्वित होंगी, उनका इस्तेमाल हो सकेगा। आपको बताएं कि ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां वह संपत्तियां हैं जिनमें निवेश हुआ है, उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता और पूरा सही तरीके से उनका रखरखाव व उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार इस योजना के जरिए मालिकाना हक अपने पास रखते हुए कुछ समय के लिए क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपेगी। 4 वर्ष की अवधि। आपको बताएं कि सन 2021-22 से 2024-25 के दौरान एनएनपी के अंतर्गत कुल संपत्ति मौद्रीकरण का अनुमानित मूल्य 6 लाख करोड़ बताया जा रहा है। यह अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा एनआईपी के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय, जिनकी 43 लाख करोड़ यानी कि 14% है, इसमें 12% से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज्यादा परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन सेक्टरों में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयर हाउसिंग, गैस और उत्पादन पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हॉस्पिटैलिटी और आवास भी शामिल हैं। मुद्रीकरण के जरिए वांछित लगभग 6 लाख करोड़ की राशि 2021-22 से 2024-25 के दौरान लेनी है। तो ये जुगाड़ किया जा रहा है। ये 2021-22 का जो बजट पेश हुआ था उसी में इस मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना को प्रस्तुत किया गया और तब से परिसंपत्तियों का जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए निजी क्षेत्र को संचालन के लिए सौंपा जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनके बिना राय के आज कोई भी टीवी चैनल से ऐसा नहीं है कि इनके कमेंट ना लेता हो, इनकी बातें इनसे किसी अर्थशास्त्र के विषय पे उसका मतलब न समझता हो। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह जी, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है सरकार इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ी है। तो और क्योंकि ये जरूरी ये है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो देश का विकास होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, आपसे मैं पहले तो यही जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एनएनपी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। सरकार के एसेट्स जैसे रेल, रोड, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लीज पे कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे और ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। इसमें फायदा ही फायदा है। प्राइवेट सेक्टर से पैसा लिया जाएगा उनको देने का और वो पैसा कंट्री के पास अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर उन एसेट्स को यूज करेगा। जब प्राइवेट सेक्टर उन एसेट्स को यूज करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा। और साथ ही साथ ओनरशिप जो है
वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है, एक विन विन सिचुएशन है, जहां सरकार के एसेट सरकार के पास रहे, प्राइवेट सेक्टर उसे यूज कर रही है, साथ में सरकार को पैसे दे रही है, वो पैसे सरकार यूज करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और लोक भलाई स्कीमों के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी फायदा है। प्राइवेट सेक्टर को एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, क्योंकि ये जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं रेल रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। टैक्स कलेक्शन देंगे सरकार को, तो अच्छी चीज है। देखिए मेरा ये मानना है, गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार को सिर्फ जो है पॉलिसीज बनानी चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, काम करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, और ये चीज बड़ी क्लियर है, दुनिया का दस्तूर है आज ये। आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे कामयाब इकोनॉमी यूएस, वहाँ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास है। सरकार का रोल वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग और सुपरविजन है। फिर आ जाए दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना। चाइना कभी लेफ्टिस्ट पॉलिसी परस्यू करती थी, लेकिन आज वहाँ प्राइवेटाइजेशन आ रही है, तो चाइना ने, हमने देखा है जब से वहाँ प्राइवेटाइजेशन आई है, प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे मोटिवेट किया गया है, चाइना ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है, डबल डिजिट पर जीडीपी ग्रोथ की है। उसके बाद आ जाए जापान, जर्मनी, सब जगह प्राइवेट सेक्टर को आगे रखा जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ आगे रखना चाहिए ताकि वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे रिसोर्सेज का, खुद भी कमाए, सरकार को भी कमा के दे, जीडीपी में ऐड करे। देखिए एक चीज मैं बता दूं, प्रधानमंत्री एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर। सवाल ये है कि कमा करके प्राइवेट सेक्टर हमारे सरकार को देगा, यानी कि राजस्व में इजाफा होगा। उसके सवाल ये है कि वो कमाएगा तो लोगों से ही कमाएगा, और उसके बाद जब लोगों से कमाकर कुछ अपने पास बेनिफिट रखेगा, सरकार को दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ऐसा नहीं लगता कि लोगों से दोहन किया जाएगा प्राइवेट कंपनियों द्वारा, अगर जो इसके लीज पे दे दिया जा रहा है तो? नहीं, देखिए लोगों को अगर यूटिलाइज करने को देते हैं, मान लीजिए कोई रोड है या रेल है और लोगों को दी जाती है यूज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है पॉलिसी तो सरकार की होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर उस चीज को जो मिसयूटिलाइज करेगा, पॉलिसी तो ओवरऑल सरकार की होगी कि किस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर रोड है तो रोड के लिए अगर उन्होंने चार्ज करना है पब्लिक से, तो क्या टैरिफ चार्ज किया जा सकता है, वो तो सरकार की होगी। देखिए हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जहां जहां आया, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, एफिशिएंसी, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी। आज जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास यूएस है। अब दुनिया की वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, रोल मॉडल इकोनॉमी है, वहाँ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास है। देखिए किस तरीके से कामयाबी है, लोगों का पर कैपिटा इनकम देखिए, लोगों की कमाई देखिए। अल्टीमेटली हमने लोगों का वेलफेयर देखना है और फिर टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एक एसेट सरकार के पास पड़ा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, प्राइवेट सेक्टर आके उसे यूटिलाइज करता है, पब्लिक को फायदा मिलता है। अगर एक रोड को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है और पब्लिक को वो रोड यूज करने को मिलती है या रेलवे यूज करने को मिलता है, तो पब्लिक का भी फायदा है, प्राइवेट सेक्टर भी कमा रहा है, साथ में सरकार को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्यों ना उसे कंट्रीब्यूट करने दिया जाए, क्यों हम ये सोचें कि सरकार ही बिजनेस करेगी। देखिए एक चीज बता दूं, अब जी जी मैं 10 सेकंड में और चीज आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी गाइडेंस के अंदर ये देश बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई विजनरी आइडियाज हैं कि आज देखिए दुनिया भर में रिसेशन आई हुई है, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 7% के करीब एक्सपेक्ट की जा रही है। आज अगर आप यूएस जैसी इकोनॉमी की बात करें, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही। चाइना जैसी इकोनॉमी मात्र 3% जीडीपी ग्रोथ, यूके और जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। वहीं इंडिया से देखें 2027 में वी आर एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2035 में वी आर एक्सपेक्टेड टू बी एन इकोनॉमी ऑफ 10 ट्रिलियन US $. साइज। ये आकाश में डॉक्टर का डेटा नहीं है, ग्लोबल डेटा है। अभी एक और डेटा आया है कि वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इंडिया बन गई है। हमारे से ऊपर कौन है, यूएस, चाइना। अब जर्मनी जैसी इकोनॉमी हमसे पीछे है, जापान हमसे पीछे है, यूके इंग्लैंड हमसे पीछे है, फ्रांस हमसे पीछे है, ऑस्ट्रेलिया हमसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बहुत से नए आइडियाज लेके आई है और नए आइडियाज का देश के आम आदमी को फायदा मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे आज देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उससे अक्सर आज से 4 महीने 5 महीने पहले पूछा जाता था कि जिंदल साहब आप एग्जाम्पल देते हो कि अमेरिका डाउन चल रहा है, जर्मनी इंग्लैंड डाउन चल रहे हैं,
छोटी इकोनॉमी का क्या था, मैं कहता था श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देखिए। मुझसे अक्सर नेशनल चैनल पूछते थे बांग्लादेश तो तरक्की कर रहा है, अब आपके सामने बांग्लादेश का हाल भी आ गया है। बांग्लादेश में क्या हालात हुए हैं कि उन्हें IMF को अप्रोच करना पड़ गया है, उनके पास फॉरेक्स कम हुआ पड़ा है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं, उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो ऐसे ट्रबल टाइम्स में सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसी इकोनॉमी है जो अभी भी मजबूती से चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा फर्क हमें नहीं पड़ा, फर्क हमें पड़ा रशिया यूक्रेन वॉर का, बट अभी भी चाहे छोटी इकोनॉमी चला ली है चाहे बड़ी इकोनॉमी, दोनों के मुकाबले हिंदुस्तान एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, सवाल आपसे है। सवाल यह है कि जैसा कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति के तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ संपत्तियां हैं लीज पर दी जा रही हैं, तो इस साल हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये लीज पर दी जाने वाली हैं। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, विद्युत परियोजनाएं क्या क्या हैं, और इनसे कितने जो धन है वो राजस्व है सरकार प्राप्त करना चाहती है, उसका अनुमान क्या है कि कितना प्राप्त कर लेगी? जी सुरेंद्र जी। से लेके अब तक भारत सरकार जो भी कदम उठाया है, खास करके जब 2014 में हमारी सरकार जब आई, तब जो है देश का हालत जो है या GDP के हैं तो 12-13 नंबर पर थे हम लोग, लेकिन आज हमारा जो है 5वां नंबर पे है। वर्ल्ड का हम 5वां नंबर पे आज आ चुके हैं। और जहां तक आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की बात, तो आप देख लीजिए, मैं एक एक करके एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं रेलवे की अगर मैं बात करूँ, जब 2014 से पहले जो रेलवे की हालत थी, आपको भी पता है और देश को भी मालूम है, जस का तस पड़ा हुआ था। जब हम सरकार में आने से पहले जब हमने घोषणा किया कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि बुलेट ट्रेन कैसे लेके आएंगे, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ चीजों को हमने प्राइवेट किया, जहां पे कि देश का स्थिति भी मजबूत हुआ और काम भी जो है साफ सुथरा हुआ और जल्दी हुआ। जहाँ की आप देखिए वंदे भारत जो है हम कई जगह पे चालू भी कर दिए हैं और आने वाला टाइम में हर जगह हम चालू करेंगे। दूसरी चीज आप एयरपोर्ट देख लीजिए। सुरेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये मौद्रीकरण योजना के तहत किया गया है या फिर जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है इसका? देखिए, ये तो आप मान सकते हैं कि प्राइवेट तो अभी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, रेलवे अभी पूरी। सुरेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे। आकाश जिंदल जी से हम जानना चाहेंगे इसी प्रश्न का उत्तर। जी आकाश जी। जी सर। जी 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 देखिए, जो NMP है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, उसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं रेल के, रोड के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो सरकार लीज पे प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। जी। अब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स की डिटेल मेरे पास नहीं है। अगर बीजेपी के हमारे प्रवक्ता के पास डिटेल है तो वो डेल सकते हैं। जहां तक वंदे भारत ट्रेन की बात है, ये तो स्पेसिफिक रेलवे मिनिस्ट्री से आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि ये क्या रेलवे का प्रोजेक्ट है या ये जो है NMP के अंदर है। जहां तक NMP के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार नहीं रन कर रही थी और वो प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दिए गए हैं। तो जहां तक प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देने वाली बात है, मुझे वो विन विन सिचुएशन लग रही है। वंदे भारत तो मेरे ख्याल बहुत बड़े ट्रैक वाली ट्रेन है, तो उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन दे सकती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वेदर NMP के अंदर है या इंडियन रेलवे इसको रन कर रही है। बट हाँ, रेलवे की एक बात जरूर है कि रेलवे के अंदर जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आया है वो चीज तारीफ योग्य है। और वंदे भारत एक्सेल एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। वंदे भारत प्रोजेक्ट की बात करें, जिस तरह की स्पीड, जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की इंजीनियरिंग इसमें है, आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट। जी, एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे आकाश जी, उसके बाद सुरेंद्र जी हम आपके पास आएंगे। जैसा कि
जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, रोड सड़कें बना रही है, रेलवे लाइन बिछा रही है उच्च तकनीकी से, ये सब काम करके उसके बाद जो है ये राष्ट्रीय मौद्रिक नीति के तहत लीज पर दी जा रही है, या फिर कुछ अन्य जो सड़क है इसके निर्माण के लिए भी उसको कुछ दिया जा रहा है? क्या है ये, पूरी तरह से डिटेल समझाइए हमें, हमारे दर्शकों। देखिए, जो एमएनपी के तहत डिटेल हमारे पास जानकारी आई है जी, वो ये है कि सरकार अपने कुछ रेल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट जो है वो लीज आउट करेगी जी। अब जो आपका प्रश्न है वो ये है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अब प्रोजेक्ट्स की डिटेल अभी तक जो है हमारे पास नहीं आई है, तो वो तो सरकार से जो है वी नीड टू ऑब्टेन कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने एमएनपी के अंदर एलोकेट किए हैं या कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर में लीज पे लिए हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट से लेनी होगी कि कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं। जहां तक एनएमपी की बात है, एनएमपी का फायदा क्या होगा, डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। देखिए, एक मान लीजिए एक रोड है, सरकार उस एसेट को यूज नहीं कर रही, प्राइवेट सेक्टर उसको यूज करना शुरू कर देता है, सरकार को लीज का रेंटल देता है और साथ ही साथ वहां से जो है कमाई करता है, लोगों के लिए भी रोड वो ऑपरेशन हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ वो पैसा आगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए या और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया आइडियाज हैं, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत सा ऑपोजिशन आ जाता है। लोग कहते हैं जी कि सरकार ने अपने एसेट्स बेच दिए, ये कर दिए, अब लीज पे कर रहे हैं, तो वो इशू भी नहीं है क्योंकि ओनरशिप राइट तो गवर्नमेंट के पास ही है। हाँ, कुछ देर के लिए प्राइवेट सेक्टर उसको यूटिलाइज करके सरकार को कमाई करके दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा ये वे आउट है जिसके अंदर सरकार और प्राइवेट सेक्टर हाथ मिला के चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। आज की तारीख में पावर में भी देखें जी, आज पावर एक्सचेंजेस आ गई हैं, तो वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार ने की हैं जो आज फायदा दे रही हैं। एक चीज और आ रहा है कि जो ब्राउनफील्ड संपत्तियां हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगी। तो ये जो ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां हैं ये लाभान्वित होंगी, यानी कि वो रख रखाव का उनमें अभाव है और इस तरह से सारी चीजें। तो क्या इसके लिए भी अगर जो पैसे जुटाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उसको ब्राउनफील्ड की जो परिसंपत्तियां हैं ब्राउनफील्ड क्षेत्र से, तो क्या उसे सरकार अपने हिसाब से संचालित कर रही है या फिर इसे भी लीज पे दे रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी सर, हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां हैं, यानी कि जो जिनका रख रखाव नहीं हो पा रहा है, जिनका देखभाल सरकार नहीं कर पा रही है, इन संपत्तियों को भी लीज पर दिया जा रहा है या फिर जो पैसे मौद्रीकरण योजना के तहत जुटाए जा रहे हैं उससे सरकार इसको संचालित कर रही है? जी, देखिए, जो संपत्तियां दी जाएंगी जी, उनमें से कई संपत्तियां एग्जिस्टिंग होगी। ब्राउनफील्ड क्या होती है, पहले ब्राउनफील्ड की डेफिनेशन दर्शकों को समझा दूं जी। एक संपत्ति है जो पहले की है, एग्जिस्टिंग संपत्ति है, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो आप वो जो है वो देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो अगर वो दी जाती है और उससे पैसा आ जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए, आज भी मैं आपको बताता हूँ, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत पॉजिटिव है। अभी भी आप देखिए बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है 10 लाख करोड़ का। अब उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पॉजिटिव क्यों है, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। चाइना जो 1979-80 तक हिंदुस्तान से बहुत पीछे था इकोनॉमी के मामले में, उन्होंने 1979-80 में इकोनॉमी ओपन की और 90s में और 2000 के फर्स्ट 10 ईयर्स में उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी के अंदर मेजर ग्रोथ एग्जिबिट की। अब उन्होंने इकोनॉमी के अंदर मेजर ग्रोथ कैसे एग्जिबिट की, डबल डिजिट तक जो जीडीपी ग्रोथ दिखाई, कैसे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने फोकस रखा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रखा, एक तो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो उससे बढ़ गया, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है पहले फैक्ट्री तक जाना है, फिर फैक्ट्री से वो रॉ मटेरियल पोर्ट तक जाना है। अब उसमें उसकी वजह से चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बन गया। जबकि हिंदुस्तान की बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग में 1920 से
तो कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार ने इसी को रियलाइज किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी वैल्यू है। तो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रा स्पेंड या इनका प्रॉपर्टीज को एनएमपी के अंदर देके देश को कैसे तरक्की के रास्ते पे ले जाया जा सकता है, वो सरकार ने रियलाइज किया। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया गया है। आज देखिए मैं नितिन गडकरी जी के साथ कई टीवी शोज किए हैं, जिस तरह की रोड्स उन्होंने बना दी हैं, जिस तरह की हाईवेज बना दी हैं, उससे क्या है, सबसे पहले तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। मान लीजिए गांव को अब कनेक्ट कर दिया गया है बड़े बड़े सिटीज के साथ, अब वहां से कोई रोगी है उसको बड़े शहर में जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो अस्पताल पहुंचना उसके लिए फास्ट हो जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स है पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके स्कूल कॉलेज पहुंचना जो है आसान हो जाता है, तो वो एडवांटेज है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, अब ये जो सरकार डीएमआईसी पे काम कर रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे या दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, उससे क्या है कि आपको वो डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा जो आपके फिनिश प्रोडक्ट, जैसे नॉन लैंडलॉक स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, लैंडलॉक्ड है, यहाँ प्रोडक्शन है, अब वो मुंबई के पोर्ट से जो है एक्सपोर्ट होनी है, तो डीएमआईसी के थ्रू वो ट्रेवल करेगी। तो उससे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरा कर रहे हैं, और उसी के तहत ही तो जो है आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई है। चाइना पीछे कमजोर हुआ, बट इंडिया जो है ग्रो करता रहा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो यूज नहीं हो रही थी, उसको अगर लीड आउट किया जा रहा है तो वो विन विन सिचुएशन है कंट्री के लिए। ठीक है, हर तरीके से वो एडवांटेजेस है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो करेगी, टैक्स जनरेशन करेगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ाएगी। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हालात ये हो रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे पास डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डिफेंस तक का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। आज देखिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दूसरा फायदा क्या हुआ, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे यहाँ अब हम थर्ड बिगेस्ट मार्केट बन गए हैं ऑटोमोबाइल के लिए। अब वो क्यों बने, क्योंकि रोड इतनी जबरदस्त बन गई हैं, हाईवे इतने बन गए हैं कि ऑटोमोबाइल रिक्वायर किए जा रहे हैं। अब ये ऑटोमोबाइल महज गाड़ियां नहीं है जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर ट्रक भी आ गए, टेम्पोज भी आ गए। अब एक ट्रक या टेम्पो भी सेट होता है तो जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। अमेरिका में कई टॉप इकोनॉमिस्ट है जिनके साथ मैं शो करता हूँ, वो तो कह रहे हैं कि किसी कंट्री की अगर आपने ग्रोथ मेजर करनी है तो ट्रक सेल से मेजर करो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमाल है। एनएमपी जैसी स्कीम्स हो या जो कैपेक्स सरकार कर रही है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एनएमपी जो कॉन्सेप्ट है एक विन विन कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बिकॉज देखिए एक चीज हमें रियलाइज करनी होगी, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या लोक भलाई के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? आज टैक्सेस हमारे देश में बढ़ाए नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें इन्फ्लेशन का मुकाबला करना है, महंगाई को कम रखना है। तो इस तरह की इनोवेटिव तरीके की स्कीमें निकालनी होंगी जहां सरकार को ऐसा काम करना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब ये जो है एनएमपी क्या है, ये यही स्कीम है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आपको जो चीज आपकी ढंग से यूज नहीं हो पा रही उसके लिए रेंटल मिल रहे हैं, लीज रेंटल मिल रहे हैं, वो लीज रेंटल आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर खुशी से वो ले रहा है और उसको काम ला रहा है। तो आई थिंक एक विन विन सिचुएशन है, बहुत बढ़िया एडवांटेज चीज है। मैं इस चीज में सरकार का एज एन इकोनॉमिस्ट पूरा समर्थन करता हूँ। जी, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपसे हम एक अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि ब्राउनफील्ड क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि जिसका मैनेजमेंट सही नहीं है, जैसा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री महोदय आकाश जिंदल जी ने बताया, आखिर सरकार मैनेजमेंट कर क्यों नहीं पा रही, दिक्कत कहाँ आ रही है? जी जल्दी से। देवेंद्र भाई देखिए, आकाश जी ने ओवरऑल सारी योजनाएं पे उन्होंने तो बोल ही दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको कह दूं कि सरकार जो है हर एक चीज करने को तैयार है। ये आप जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा है, देखिए पहले क्या था और अब में क्या फर्क आया। पहले जितने भी सरकारी काम था ना, आपको भी पता है कि सरकारी काम करने वाले लोग जो है वो कितना लापरवाह होता है।
और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो कितने तेज तराक होते हैं। लोग सेम ही है। अगर वही जो सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं, अगर उसको प्राइवेट काम दे दीजिए तो वो आपको डबल काम करके आपको देगा उतने ही समय में। लेकिन वही अगर सरकारी जगह पे बैठे हो तो उसका आधा काम करते हैं वो। यही कारण है कि कुछ सेक्टर को प्राइवेट किया गया है ताकि देश का जो है विकास आगे बढ़े और जल्द से जल्द जो है देश की स्थिति जो है और मजबूत हो। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन ये योजना जो है ये वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और सरकार इससे राजस्व इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में आगे बढ़ती है, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।